सो यार जो मेन चीज टैक्स फाइल करने के लिए चाहिए सबको रिफंड चाहिए हम मेरे देसी तो कोई छोड़ते नहीं है पैसे। तुम्हें कल को लोन लेना है हम्म। उसमें हेल्प होएगी। आप मानते हो हम इमिग्रेंट हैं, वो गंदे दोस्त हैं आपके, मतलब आप एक टाइनल की शीशी लेने भी गए ये स्कॉलरशिप जो होती है ये मेरी एक टाइप ऑफ इनकम है। बन जाएंगे, पीआर फाइल करने में दिक्कत आएगी तो कुछ। और बेसिकली जो अपने ड्राइवर्स होते हैं जो उबर डोडैश करते हैं इनकी इनकम कैसे शो होती मुझसे सवाल करते हैं तो वेलकम कनाडा बेनिफिट का, गलती कर रहे हो उनका फायदा है, तो दिस इज द हाई टाइम यू नीड टू फाइल टैक्सेस राइट नाउ। है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो टैक्स सीजन स्पेशल के लिए है बिकॉज आज हमारे यहाँ अनमोल आया है। अनमोल इज अ टैक्स स्पेशलिस्ट एंड ही वर्कड अंडर वेरियस फर्म्स व्हिच आर वेरी गुड इन कनाडा। सो बेसिकली आज हमारी जो वीडियो है वो टैक्स पे बेस्ड है। तो अनमोल भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस भाई। तो अनमोल हमारे खास मित्र है और आज हमने इनको बुलाया स्पेशली। मैंने कहा एक पॉडकास्ट करते हैं अपने जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए। और एक रैंडम पॉडकास्ट होएगा। बेसिकली हम इसमें सारे मिथ्स बस्ट करेंगे जो टैक्स रिलेटेड है और बेसिक टैक्स की नॉलेज जो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है जो जो भी इमिग्रेंट है जो आ रहे हैं उनको होनी चाहिए। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सबको तो पता ही है टैक्स क्या होता है, बट बहुत लोगों को ऐसा नहीं पता कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है। तो अनमोल आपका क्या कहना है मतलब इसमें? ठीक है यार, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन एंड मेरी यार कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, हम्म। पर जितना मेरे से बन पाएगा मैं कोशिश करूँगा थोड़ा इजी वे में समझाने की, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाने की। सो बहुत ही सिंपल वे में टैक्स कनाडा में दो तरह के होते हैं, हम्म। फेडरल टैक्स और प्रोविंशियल टैक्स। हम्म। फेडरल मतलब जो गवर्नमेंट, एक सेंट्रलाइज्ड कनाडा, जो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है, हम्म। जो ओवरऑल फिक्स्ड रहता है हम्म। पूरे हर प्रोविंस में, वो फेडरल टैक्स है। हम्म। और प्रोविंशियल टैक्स हर प्रोविंस का एक अलग टैक्स है, हम्म। और वो प्रोविंस टू प्रोविंस चेंज होता है। एंड जब हम फेडरल टैक्स प्लस प्रोविंशियल टैक्स करते हैं तो वो ओवरऑल कंबाइंड टैक्स बन जाता है हमारा। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आते हैं उनको बेसिकली क्या मेन चीज होती है टैक्स के टाइम? सो यार जो मेन चीज टैक्स फाइल करने के लिए चाहिए होती है वो है सिन नंबर। हम्म। और बहुत ही नॉर्मल चीज है, जैसे इंडिया में पैन कार्ड होता है हमारा, पैन नंबर, वैसे यहाँ पे सिन नंबर है। आपका सिन नंबर ही आपकी सीआरए के पास जाएगा, और सारी इंफॉर्मेशन आपकी जितनी भी लगा लो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो, तो वो सिन नंबर में रजिस्टर्ड होती हैं, और आपको उसी नंबर के थ्रू, वो रेफरेंस नंबर है, उसी के थ्रू आपको अपना टैक्स फाइल करना होता है कनाडा में। एंड सिन स्टैंड्स फॉर? सोशल इंश्योरेंस नंबर। और क्या क्या मतलब डिफरेंट वेज है फाइल टैक्सेशन के? सो यार टैक्स फाइल करने के तीन तरीके होते हैं। हम्म। सबसे नंबर वन पेपर फाइल, हम्म। सेकंड नेट फाइल, और थर्ड इलेक्ट्रॉनिक फाइल। हम्म। जो नॉर्मल बंदा है, एक नॉर्मल हम कह लें जो नॉर्मल कैनेडियन रेजिडेंट है, हम्म। बेसिकली वो सिर्फ दो चीज अपने अपने एंड पे वो दो चीजें कर सकते हैं, या तो पेपर फाइल कर सकते हैं या नेट फाइल सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिर्फ कंपनीज और रजिस्टर्ड जो कनाडा की फर्म्स हैं उन्हीं को हम्म। मिलेगा, जो सीआरए से रजिस्टर्ड है। तो इलेक्ट्रॉन बंदा ई फाइल नहीं कर सकता, ई फाइल सिर्फ एक टैक्स प्रोफेशनल ही कर सकता ओके। है। या एंड इन दैट फ्रेम यू स्टैंड आई गेस। एग्जैक्टली। और मतलब ये तो हो गया बात टैक्सेशन डिफरेंट वेज, बट जरूरी क्यों है ये टैक्स फाइल करना? मतलब क्या स्टैंड है इसका? सो यार जैसे सारे इंडिया से आए हैं, इंडिया में टैक्स फाइल करते थे, कभी नहीं करते थे, तो इतना मेजर चक्कर नहीं पड़ता। पर मुझे लगता है एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, टैक्स फाइल करना एक ऑब्लिगेशन, आपको करना ही पड़ेगा और आपको करना ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पीआर के लिए, अगर आपको पीआर चाहिए तो आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेटस प्रूव करना पड़ता है कनाडा के में, आप कितना टाइम रहे हो, आपको इनकम शो करनी पड़ती है। तो इस सब के लिए नोटिस ऑफ असेसमेंट, जब भी आप टैक्स फाइल करते हो आपको नोटिस ऑफ असेसमेंट मिलता है, हम्म। तो वो आपको दिखाना पड़ता है। सेकेंडली आपके क्रेडिट स्कोर के लिए, आपका क्रेडिट स्कोर तभी बढ़ेगा जब आप टैक्स फाइल करोगे, ओ। सीआरए को पता चलेगा आपकी इतनी इनकम है। एंड थर्डली, हम सबको रिफंड चाहिए, हम सब टैक्स पे करते हैं। बड़े लोगों को लगता है जो हम टैक्स पे कर रहे हैं वो सारा हमें रिफंड नहीं आता, हम्म। बट जो भी आपका एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट करता है, कई बार हम्म। एम्प्लॉयर ज्यादा कर लेता है, कई बार कम कर लेता है, जो जब भी वो ज्यादा टैक्स डिडक्ट करेगा जितना आपका बनता नहीं होगा, और आप जितनी भी अमाउंट्स क्लेम करते हो, हम्म। तो ओवरऑल जब वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ज्यादा है और टैक्स हम्म। पेबल कम है, तो आपको रिफंड आएगा। तो वाई टू लूज फ्री मनी यार, वो आपके पैसे हैं, आपको टैक्स फाइल करना ही चाहिए वो पैसे लेने के लिए। और अपने देसी तो कोई छोड़ते नहीं है पैसे। जब हम फाइल करते हैं टैक्स तो बेसिकली दो चीजें होती है, क्रेडिट्स और डिडक्शन। उसमें डिफरेंस क्या है? सर ये बहुत एक टेक्निकल टर्म है, क्रेडिट्स वर्सेस डिडक्शन। हम्म। सो पहले डिडक्शन पे आ जाते हैं। जो डिडक्शन का रिलेशन है,
जो बेसिक डिफरेंस है इनका, बेसिकली जो डिडक्शन है वो आपकी टैक्सेबल इनकम पे जाती है, टोटल टैक्सेबल इनकम, और जो क्रेडिट्स हैं वो टोटल टैक्स पेबल पे जाते हैं। तो जो डिडक्शन होती है, फॉर एग्जांपल एक सर्टेन परसेंटेज है टैक्स का, तो उस परसेंटेज से पहले जो आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो रही है, जिसपे भी परसेंटेज लगेगी, डिडक्शंस उसमें से माइनस होती हैं। और जो क्रेडिट्स हैं वो अब जो का टैक्स निकल गया, जो टोटल टैक्स पेबल है वो उसमें से माइनस होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और आगे क्रेडिट्स भी दो तरह के होते हैं, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल। जो नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट है, अगर वो आपके टैक्स पेबल से इंक्रीज हो जाए तो आपको डिफरेंस वापस नहीं मिलता। पर अगर जो रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट है वो इंक्रीज हो जाए तो जो भी डिफरेंस है वो आपको वापस मिलेगा। अच्छा, ये नहीं पता था मेरे को। एग्जैक्टली। और जो अपने नए नए बच्चे आते हैं जो रिसेंटली लैंड हुए हैं, फॉर एग्जांपल अभी अप्रैल टेक चल रहा है, और स्पेशली व्हेन टैक्स सीजन इज सो क्लोज, सो व्हाट्स द, आई मीन, व्हेन दे शुड फाइल, कब फाइल करना चाहिए उनको? सो डेडलाइंस एवरी ईयर चेंज होती है। 31 अप्रैल से पहले सबको फाइल करना ही चाहिए, वेट नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी इट्स हाई टाइम नाउ। तो इस टाइम पे सीआरए के पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होती है, आपने कहाँ कहाँ काम किया, T4 स्लिप्स, आपके ट्यूशन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग। सो दिस इज द हाई टाइम यू नीड टू फाइल टैक्सेस राइट नाउ। तो बेसिकली जो बच्चा अपना अप्रैल में आया है और उसके पास 1 महीना है, क्या उसको भी फाइल करना चाहिए? सो यार, बहुत बड़ा एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों को, फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता था अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, पर कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो जो भी बंदा 2022 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में आया है, चाहे वो 29 दिसंबर या 30 दिसंबर को ही आया हो, दैट द पर्सन इज एलिजिबल टू फाइल टैक्सेस इन कनाडा, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस पे मैटर करता है। अगर आप रेजिडेंट हो कनाडा के तो आपको टैक्स फाइल करने के लिए आप एलिजिबल हो। बेसिकली वो आपका देखेगा पासपोर्ट के स्टैम्प पे जब आप लैंड हुए हो, सीआरए कुछ नहीं डेट ऑफ देखता, अराइविंग। टेक्निकली सीआरए कुछ नहीं देखता, आपको उनको बताना पड़ता है कि आप आए थे एज अ प्रूफ। सो सीआरए और आईआरसीसी, जो इमिग्रेशन बॉडी, इन दोनों का आपस में ये इंटरलिंक्ड होती है। तो जो इन्फॉर्मेशन आईआरसीसी आपको दे रही है, सीआरए के पास उनसे मिली जाएगी, पर वो आपको भी उनको देनी पड़ती है टेक्निकली। तो जो भी बंदा जब भी आया, चाहे लास्ट डेट में भी आया, उसको फाइल करना चाहिए। आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपके एज अ प्रूफ भी है कि आप इस साल में आए थे, आपको पीआर में भी हेल्प करेगा, एंड आपको जीएसटी एचएसटी क्रेडिट्स में भी हेल्प करेगा। तो आपको फाइल करना चाहिए। वही, यही एक ऑब्लिगेशन है जो सबको फुलफिल करनी चाहिए। यार इट्स लाइक वी कैन से अ गुड ऑब्लिगेशन, दैट इज अ प्रोडक्टिव ऑब्लिगेशन। ऐसा नहीं है कि हाँ फाइल करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है नहीं नहीं, फाइल कहते भी है करना। अपने देश में फाइल करो टैक्स, टैक्स फाइल करना बहुत टैक्स अच्छी फाइल बात करना है। बहुत जरूरी है यार, आपको बहुत सारी चीजों में, कल को लोन लेना है उसमें हेल्प होएगी, तो टैक्स फाइल तो ये कोई, मतलब मुझे लगता है कोई क्वेश्चन ही नहीं यार, हम क्यों टैक्स फाइल करें, करना ही पड़ेगा। एक टर्म होता है टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस, उसका क्या मीनिंग है? यार बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा मिथ है, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मानते हो हम इमिग्रेंट हैं कनाडा में इस टाइम? इमिग्रेंट ही है, हम आए, हमको परमिट मिला है, हम तो इमिग्रेंट ही है। तो अगर आपसे टैक्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन डिड यू अराइव टू कनाडा फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस या एज अ इमिग्रेंट, तो आप क्या बोलोगे कि इस तरीके को आया था? जिस दिन को मैं लैंड हुआ। सो यू अग्री कि भाई वी आर इमिग्रेंट्स, बट अकॉर्डिंग टू सीआरए, लेट मी टेल यू, आप इमिग्रेंट कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आते। ओह। ठीक है, इमिग्रेंट अगर आप फाइल कर रहे हो टैक्स, अभी आप कर दोगे, जब आप पीआर फाइल करने जाओगे वो आपको पकड़ लेंगे कि भाई तुम इमिग्रेंट नहीं हो। सीआरए के टर्म्स में इमिग्रेंट वो बंदा है जो कनाडा में मूव हो गया, फॉर एग्जांपल जिसकी पीआर आ चुकी है, वो इमिग्रेंट है। हम इस टाइम पे इमिग्रेंट नहीं है, हम डीम्ड, जो जिसने भी कनाडा में 188 डेज से ज्यादा बिताए हैं वो डीम्ड रेजिडेंट ऑफ कनाडा है, और जो 188 डेज से कम बिताए हैं वो नॉन रेजिडेंट है। ओके ओके। सो वी हैव टू फाइल टैक्सेस फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बड़े सारे बच्चे जो नेट फाइल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो सीधा डाल देते हैं कि हाँ भाई इमिग्रेंट है। आप इमिग्रेंट नहीं हो, आप इमिग्रेंट बिल्कुल भी नहीं हो। आप डीम्ड रेजिडेंट ऑफ कनाडा हो वंस मोर, अगर आप 188 डेज से ज्यादा रहे हो, अगर उससे कम रहे हो तो आप नॉन रेजिडेंट हो। ये काफी अच्छी बात है, बिकॉज ये आई गेस मोस्ट लोगों को नहीं पता कि वो बहुत। इमिग्रेंट है, और ये फाइल करेंगे तो अगर इमिग्रेंट डालेंगे तो तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन अमाउंट्स होते थे? सारी अमाउंट्स चेंज हो जाएंगी, आप कई बार कोई भी अमाउंट ज्यादा क्लेम कर लोगे। तो कनाडा जब आप पीआर फाइल करने जाओगे, अगर आपने कनाडा सीआरए से फॉर एग्जांपल कुछ कम लिया है, दैट इज अलाउड। तो वो कुछ नहीं कहेंगे, बेसिकली वो गंदे दोस्त हैं आपके। ठीक है, अगर आपने उनसे थोड़ा सा भी अमाउंट ज्यादा ले लिया तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड, और वो आपको पकड़ लेंगे और पीआर नहीं देंगे। $10-20 के चक्कर में या कभी भी इस चक्कर में आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हो।
खुद से फाइल कर रहे हो खुद से करो, बट जस्ट बी